हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संस्मरण का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि वसंत का अग्रदूत संस्मरण की शर्तों का किस सीमा तक निर्वाह करता है। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही एमएचडी से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों आधुनिक गद्य विधाएं हैं। हिंदी लेखकों को इनके लेखन की प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से मिली है। अंग्रेजी में रेखा चित्र को स्केच कहा जाता है तथा संस्मरण के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेमनिसेंस तथा मोसोरियस। रेखा चित्र से अभिप्राय है ऐसी शब्द रचना या शब्दों द्वारा अंकित चित्र जिसमें किसी व्यक्ति, घटना, स्थल या स्थिति विशेष का तटस्थता पूर्वक संक्षिप्त चित्रण किया जाए। उसमें छोटे छोटे वाक्यों द्वारा वर्णय विषय का सजीव, साकार, मूर्त चित्र उकेरा जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से रेखा चित्र और संस्मरण दोनों स्वतंत्र गद्य विधाएं हैं, परंतु व्यवहार में ये दोनों आपस में इतनी घुल मिल गई है कि इसमें भेद करना कठिन है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे की पूरक कहा गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है कि उनकी जाति एक ही है, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों में वर्ण्य विषय प्रामाणिक होता है, कल्पित नहीं। दोनों की शैली चित्रोपम होती है। दोनों में अतीत और वर्तमान का संबंध सूत्र जुड़ जाता है। दोनों में रोचकता, भावुकता, आत्मीयता होती है। दोनों में लेखक का व्यक्तित्व, अभिरुचियों, मान्यताएं, जीवन मूल्य, जीवन दर्शन की झांकी मिलती है। ये दोनों विधाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। एक दूसरे में संकलित होकर एक ही विधा का आभास देती हैं। रचनात्मक स्तर पर एक दूसरे से सुगिम्फित होती हैं। दोनों का अंतर्मन एक हो जाता है। इसीलिए महादेवी ने स्मृति की रेखाएं में संकलित रचनाओं को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा है। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समूह और संवेदनशील बनाती है। वह वर्तमान और अतीत के बीच एक सेतु है। इसमें स्मरणीय और स्मरणकर्ता दोनों आलोकित होते हैं। संस्मरण का मूल तत्व है स्मृति, संबंध भाव, आत्मानुभव, स्वयं को पहचानने की ईमानदार कोशिश। अतीत संस्मरण का बुनियादी गुण है आत्मीयता, अनुभव की प्रत्यक्षता तथा घटना। साथ ही परिवेश की सत्यता संस्मरण के मूलभूत आधार है। संस्मरण एक मिश्रित विधा है। इसमें कहानी, जीवनी, आत्मकथा,
रेखा चित्र और नाटक की अनेक विशेषताएं संश्लिष्ट होती हैं। अज्ञेय रचित वसंत का अग्रदूत में संस्मरण की लगभग सभी उपयुक्त विशेषताएं मिलती हैं। संस्मरण का नायक निराला काल्पनिक व्यक्ति न होकर ऐतिहासिक महापुरुष है। लेखक ने उनसे संबंध में कुछ स्मृतियों को उनके स्वभाव, व्यक्तित्व, चारित्रिक गुणवानों को निकट से देखकर बड़ी आत्मीयता तथा संवेदनशीलता से चित्रित किया है। उनके अवगुणों मदिरा पान, मांस खाने का भी उल्लेख है तथा गुणों उदारता, आतिथ्य भाव, दीनों के प्रति दया, करुणा, स्वाभिमान, किसानी संस्कारों का भी उल्लेख आया है। उन्हें ठीक से समझने का प्रयास है। यही कारण है कि वह निराला को विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त न मानकर उनके बहक जाने को जीनियस का पागलपन कहते हैं। वसंत का अग्रदूत की अंतर्वस्तु के 3 मुख्य बिंदु हैं। निराला का व्यक्तित्व, उनके भाव बोध के विविध आयाम तथा युवा पीढ़ी के प्रति निराला की दृष्टि और नई कविता की समझ। अज्ञेय ने अपने संस्मरण में निराला के भाव बोध के मुख्य माध्यमों पर प्रकाश डालते हुए उनके हिंदी काव्य को योगदान की स्तुति की है। उनके काव्य के माध्यम से निराला के मनुष्य और कवि दोनों रूपों को समझने का प्रयास किया है और पाठक को भी निराला की सही पहचान करने का अवसर दिया है। इस प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि से वसंत का अग्रदूत में सफल संस्मरण के सभी गुण, जैसे अतीत की झांकी, आत्मीयता एवं संवेदनशीलता, प्रामाणिकता, स्वानुभव, संस्मरण के नायक की सही ढंग से पहचानने की ईमानदार कोशिश, पाठकों को स्वयं अपने संबंध में जानकारी देना, घटनाओं, पात्रों और परिवेश की सत्यता आदि मिलते हैं। संस्मरण में संस्मरण लेखक का व्यक्तित्व, उसका जीवन दर्शन एवं जीवन मूल्य भी झांकते हैं। वसंत का अग्रदूत में अज्ञेय के व्यक्तित्व और स्वभाव के अनेक पहलुओं का परिचय प्राप्त होता है। लेखक अपने दोषों, अपनी भूलों को छिपाता नहीं है। निराला की कविता तुलसीदास पढ़ने से पूर्व उनके मन में निराला काव्य के प्रति जो धारणा थी, उसमें प्रशंसा का भाव न होकर कटु आलोचना का भाव था और उन्होंने विश्व भारती पत्रिका में एक लंबा लेख लिखकर निराला की भर्त्सना की थी। तुलसीदास पढ़ने के बाद उनकी धारणा बदली। इस संस्मरण के आरंभ में ही लेखक उस लेखन को निराला के प्रति घोर अन्याय मानता है तथा उसे अपनी परिपक्व दृष्टि का परिणाम कहता है। अज्ञेय का भारतीय संस्कृति के प्रति पूज्य भाव भी इस संस्मरण में झलकता है। तुलसीदास कविता के विषय में वह लिखते हैं, विरली ही रचना ऐसी होगी जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सृजनात्मक रूप में अवतरित हुई हो। रचना शिल्प और भाषा शैली की दृष्टि से भी यह एक सफल और कलात्मक रचना हो। इसमें आदि से अंत तक कथा की रोचकता है।
कथा सूत्र पूरे संस्मरण में फैला हुआ है और उसमें अन्विति है। पाठक की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। इसमें 3 प्रसंग मुख्य हैं। इलाहाबाद में निराला से 2 बार भेंट तथा मेरठ में हिंदी साहित्य परिषद का समारोह। तीनों में कहानी की रोचकता है, प्रवाह है, पाठक की जिज्ञासा उभारने का लाघव है। इसमें कहानी की तरह घटनाएं हैं, प्रसंग है, पात्र है, वार्तालाप है। नाटक की तरह दृश्यात्मकता है। पात्रों के बीच सहज, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा में संवाद है। नाटकीय उतार चढ़ाव की गति को ध्यान में रखा गया है। भाषा संवाद धर्मी है और विन्यास में विवरण या वर्णन की जगह दृश्यात्मकता पर अधिक बल है। वसंत का अग्रदूत हिंदी के अन्य संस्मरणों से विशिष्ट है। इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें लेखक ने निराला के मनुष्य रूप और कवि रूप में निहित अद्वैत को रेखांकित किया है। इसमें निराला की प्रयोगधर्मी सृजन चेतना की पहचान की गई है और बताया गया है कि वह क्लासिकल कवि भी हैं और प्रयोगधर्मी भी। इसमें निराला के व्यक्तित्व के साथ उनकी सृजनशीलता और भावबोध के अनेक आयामों का उद्घाटन किया गया है। इसे पढ़कर पाठक निराला को ही नहीं, अज्ञेय को भी समझने का अवसर पाता है। एक अन्य विशेषता यह है कि निराला की कविताओं पर विस्तार से टिप्पणियों से यह रचना संस्मरण और समीक्षा का गठजोड़ हो गई है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।